हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, इस वीडियो हम यूपीडब्ल्यूएससी जेई का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर देखना है। इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो पूरा वीडियो देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो ये जो पेपर है ना, 2016 का पेपर है। ठीक है, रियल पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। और इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पेपर होता था वो दो पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें यूपी प्लस सी जेई में। तो एक पेपर जो होता है वो नॉन टेक होता है, दूसरा पेपर होता है मैकेनिकल का, जो जिसमें आते हैं 125 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाद बाकी एक ही पेपर में आपको सिविल दे रखा होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सबकी पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेकिन देखिए, पीडीएफ देने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है इसमें जो मैं करा रहा हूँ। पीडीएफ देने के लिए मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, बट लेकिन एक वीडियो पे कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। ठीक है, 500 लाइक करोगे आप, लगभग 500 लाइक, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, बाद बाकी मेरी मर्जी है मुझे कब करना है पीडीएफ अपलोड। और 500 लाइक जैसे कर देते हैं, पूरे हो जाते हैं, वैसे ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना। बाद बाकी चलिए पेपर शुरू करते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। डायमीटर ऑफ रिवेट टू 20 mm थिकनेस प्लेट वुड बी, मतलब 20 mm मोटे प्लेट के लिए रिवेट का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो प्लेट है, प्लेट दे रखी है, वो उसकी जो थिकनेस है टी, वो आपको दे रखी है 20 mm। ठीक है, और आपको डायमीटर निकालना है इसका, प्लेट का, रिवेट का। तो देखिए, एक अनविन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, D = 6√T। ठीक है, तो टी तो देख रहा है 20, तो यहाँ पे D = 6√20 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 20, मतलब यहाँ पे अंडर रूट में 5 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 6 × 2 हो जाएगा 12। ठीक है, और इंटू अंडर रूट में 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी अपना कितना हो जाएगा, 12 × अंडर रूट में 5। तो 12 × अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है 2.23। तो ये कुल मिला के जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 26.76। तो इतना तो आंसर इसमें है नहीं, 10, 20, 30, 40 दिखा रहा है। तो अबाउट जिसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 30। ठीक है, क्योंकि ये तो आंसर दे नहीं रखा है, तो 30 आंसर हो जाएगा अबाउट में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा भाई, ये होगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंक्लूड एंगल ऑफ एक्जिमे थ्रेड, मतलब एक्जिमे थ्रेड होती है, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 29 डिग्री। ठीक है, तो 29 डिग्री होता है एक्जिमे थ्रेड जो होती है आपकी। अरे पापा हो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं फालतू में। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इंक्लूड एंगल ऑफ एक्जिमे थ्रेड। तो एक्जिमे थ्रेड आपका जो होता है, ठीक है, एक्जिमे थ्रेड होता है, तो उसका इंक्लूड एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सेकंड क्वेश्चन। बाद बाकी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए फ्लूइड विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इन इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस इज नॉन एज। तो देखिए, एक तरल पदार्थ जिसके विरूपण का प्रति अपरूपण प्रतिबल से स्वतंत्र है जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है भाई न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड होगा डी आंसर। बाद बाकी न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ होता है वो आपको बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन होता है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मटेरियल फॉर वाटर टर्बाइन शुड हैव। तो जल टर्बाइन होती है, वाटर टर्बाइन होती है, उसके निर्माण के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का, मतलब मटेरियल जो यूज़ होगा वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हाई क्रीप रेजिस्टेंस। ठीक है, अधिक क्रीप प्रतिरोधक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए, बेस्ट फ्यूल फॉर एसआई इंजन। तो एसआई इंजन के लिए जो बेस्ट फ्यूल होता है वो एरोमेटिक होता है। बाद बाकी आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नॉन एज। तो ये होता है आपका क्या होगा, डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल में 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम, पी प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे। तो ये इस तरीके का आपका बनेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। तो ये जो प्रोसेस हैं दोनों, वो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये वाला जो है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है,
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। तो क्यू रिजेक्टेड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का होता है डीजल साइकिल। और ऑटो साइकिल में क्या होता है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, और टू कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। बात भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज। तो कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का कितना होता है, देखिए पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे लिख रखा है, देखो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 6:10 होता है, ठीक है। डीजल इंजन का होता है 15 से 25 होता है, डुअल साइकिल का होता है, डुअल इंजन का होता है 12 से 16 होता है, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 1 - 1 आर की पावर गामा -1, ठीक है। आर जो है वो कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है, ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन। तो टरबाइन का डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है भाई, तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन के लिए वो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की घात 1/2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Q = H की पावर प्रोपोर्शनल टू 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्चार्ज। और यहाँ पे जो हम बात करें स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक स्पीड की बात करें टरबाइन के केस में, तो क्या होती है भाई, N√S से नोट करते हैं तो N√P, ठीक है, H की पावर 5/4, ठीक है, ये होती है आपकी टरबाइन के लिए। और पंप के लिए क्या होती है, पंप के लिए कोई बताएगा, तो भाई पंप के लिए देख लिए, पंप के लिए N√S, ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पीड हो N√Q अंडर में H की पावर 3/4, ठीक है। तो 3/4 होता है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे, सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन डिलीवरी वाल्व फुली क्लोज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड द पंप विल। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जब होता है तो हम प्राइमिंग जब करते हैं तो प्राइमिंग एंड डिलीवरी वाल्व को बंद करा जाता है, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर वो प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज आल्सो नॉन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो होता है वो आपका होता है ऑटो साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं, और डीजल साइकिल जो होता है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है वो क्या होता है, देखिए पीवी डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो टू कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम ये बनाया, ठीक है, इस तरीके से, और एक ये बना दिया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है, तो टू कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया और टू आइसेंट्रोपिक, ये दोनों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए, ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्रॉपर्टी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड नॉन इज। तो देखिए किसी भी मटेरियल पे, जैसे आपका मान लो कि ये कोई पार्ट है और ऊपर से बहुत बड़ा लोड W इस पे गिर रहा है, तो ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए ये वाला कि इसको लोड को बियर कर सके। तो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे। तो टफनेस प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द गियर आर टर्म्स एज मीडियम वेलोसिटी गियर इज इफ पेरिफेरल वेलोसिटीज। तो देखिए ये कह रहा है कि एक गियर के माध्यम वेग, मतलब मीडियम वेलोसिटी आपको दे रखा है, उस फिर कह रहा है आपको पेरिफेरल वेलोसिटी होगी। तो पेरिफेरल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 3 से 15 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रिंसिपल प्लेन्स आर प्लेन्स हैविंग। तो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, नो शियर स्ट्रेस होंगे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टॉर्नल बार आर पैरेलल। तो यहाँ पे जो कह रहा है टॉर्नल बार होती है एक, उससे पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन में आप मान लो आपकी एक बार है, ठीक है, तो उसमें जो आपको टॉर्नल पूछ रहा है तो क्या होंगे भाई, वो हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा इफ़ सेम टॉर्क एक्ट ऑन ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे स्वेइंग कपल इज रेजिस्टेड बाई। तो स्वेइंग कपल जो होता है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेइंग कपल आर रेजिस्टेड बाई। तो स्वेइंग कपल जो होते हैं, स्वेइंग कपल उनको कैसे रोका जाता है, तो इनर सेक्शन ऑफ द रेल्स एंड साइड प्रेशर बिटवीन द फ्लैंज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा बी, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन क्या किसको करता है, वो करता है आपको एंट्रोपी के। और जीरोथ लॉ होता है, ठीक है, जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ठीक है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। और फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होगा वो आपको इंटरनल एनर्जी को, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे तीनों, सेकंड लॉ भी हो गया, एंट्रोपी डिफाइन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल द वेलोसिटी रेशियो गिवन बाय। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल इन वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है क्या है, डिस्टेंस का मूव्ड बाय एफर्ट, ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, ठीक, यहाँ पे एफर्ट करेंगे हम, ऊपर एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, नीचे क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो लोड का यहाँ पे डिस्टेंस लगाएंगे तो वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल एक्सल के लिए वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है आपका 2D/d1 - d2, ठीक है, ये याद रखना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड इन ए फ्लाई व्हील ड्यूरिंग ए साइकिल आर n1 n2 RPM रेस्पेक्टिवली, द कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस ऑफ फ्लाई व्हील इज। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए आपने उसमें पढ़ा होगा गवर्नर के केस में, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिवनेस जो पढ़ा होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n1 - n2 अपॉन n1 + n2, ठीक है, ये होता है उसका सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर का, सेंसिटिवनेस होती है ये। इसका ही जब अपोजिट कर दोगे आप तो उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस निकल जाएगा यहाँ पे, वो होगा आपका फ्लाई व्हील के लिए। तो ये हो जाएगा n1 + n2 2/2n1 - n2, ठीक है, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एनर्जी लॉस इन थ्रू नोजल एज कम्पेयर टू वेंचुरीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि एनर्जी लॉस होता है फ्लाई व्हील, सॉरी, थ्रू फ्लो नोजल में और वेंचुरीमीटर में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द शियर स्ट्रेस फ्लूइड फ्लो इन ए राउंड पाइप। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये पाइप बना रखा है मैंने, ठीक है, पाइप बना रखा है। तो ये पूछ रहा है शियर स्ट्रेस जो होता है वो राउंड पाइप में कहाँ क्या कैसे होता है। तो देखिए शियर स्ट्रेस जो होता है वो आपका सेंटर पे तो जीरो होता है, जीरो एट द सेंटर एंड वेरियस लीनियरली विद रेडियस। तो रेडियस पे जहाँ पे देखिए ये पाइप है आपका, तो सेंटर पे तो शियर स्ट्रेस जीरो होगा, मतलब लेकिन यहाँ पे सेंटर स्ट्रेस पेरीफ्री में, मतलब यहाँ पे शियर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये वाला 20 नंबर 1, ये आपका ESE का क्वेश्चन है और SSC JEE में बहुत बार पूछा गया है। स्टैंटन डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ। तो स्टैंटन डायग्राम आप देखना, ठीक है, सर्च करके देखना किस पे प्लॉट किया जाता है। तो ये करा था लॉग ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट लॉग ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर वाली चैप्टर में ये स्टैंटन डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ एन स्पीड RPM बॉल अबाउट द स्पिंडल एग्जिस्ट द हाइट ऑफ वॉट गवर्नर इज गिवन बाय। तो वॉट गवर्नर की जो हाइट होती है वो क्या होती है भाई, 895/n² ठीक है, ये होती है आपकी हाइट। तो यहाँ से हम ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं गवर्नर के लिए हाइट, या स्पीड दे रखी हो तो हाइट निकाल लेंगे, और हाइट दे रखी है तो आप स्पीड निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ ए पावर ट्रांसमिशन ए गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 12 गियर यूज द मोशन ऑफ द ड्राइवर फॉलोवर विल बी इन द। देखिए आपको एक गियर दे रखे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके गियर देखे हैं, अरेंजमेंट लगा है इनका डायरेक्ट। तो आपको 12, ये 12 गियर आपको दे रखे हैं, 12 गियर। तो पूछ रहा है कि जो मोशन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा या सेम डायरेक्शन। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक गियर यहाँ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया, तो बीच में कितने गियर लगेंगे, बीच में तो 10 लगेंगे ना, यहाँ पे 10 लगेंगे, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिए। तो ये वाला जब गियर चलाओगे ऐसे करके, ठीक है,
तो ये वाला गियर चलाओगे तो ये वाला गियर कैसे चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा या इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है वो। तो देखिए जब इवन हो, ठीक है, इवन मतलब आपका सम, जब गियर इवन हो, ठीक है, इवन नंबर ऑफ गियर होंगे तो जो पोजीशन होगी बाद में रोटेशन की वो अपोजिट होगी, ठीक है, अपोजिट होगी। जैसे 12 गियर लगे हैं, ठीक है, स्टार्ट 1 से करेंगे, डायरेक्ट 12 में लास्ट होगा, 12 लास्ट होगा, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। कैसे अपोजिट होगी, जैसे मान लो ये वाला गियर है, ये गियर है, बीच में 12, टोटल 12 गियर है 1 से लेके 12 तक। तो ये अगर ये गियर ऐसे करके घूम रहा है तो ये गियर फिर कैसे घूमेगा, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा कंडीशन बन जाता है, जैसे मान लो आपका ऑड गियर दे रखा हो, ऑड गियर, ऑड गियर का मतलब आपको 13 दे रखा है, 15 दे रखा है, इस तरह। तो एक गियर मैंने ऐसे बनाया, यहाँ पे बता रहा हूँ, एक गियर मैंने ऐसे बनाया, उसके बाद लास्ट में एक गियर बनाया, बीच में 1 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में 13 है गियर। तो इसकी जब पोजीशन अगर इस तरीके से है, ये आपके क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो ये कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये गलत हो गया ऐसे करके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये वाला लास्ट वाला। तो यहाँ पे सीधे सीधे में लिख रखा है ये वाला 12 गियर हैं तो अपोजिट साइड में, 13 गियर हैं तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये इवन ऑड करके मैंने आपको सिंपली बता दिया है। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एज पर IBR एफिशिएंसी ऑफ डबल रिवेटेड बट जॉइंट विद डबल कवर स्ट्रैप इक्वल विद शुड बी। तो यहाँ पे IBR के अनुसार अगर समान चौड़ाई के डबल कवर पट्टा के साथ लगे डबल रिवेट बट जॉइंट की दक्षता होगी, वो होगी भाई 70 से 70 to 83% आपकी इफ़िशियंसी होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 25, व्हेन द शिप ट्रैवल इन ए सी विद ऑफ द एफर्ट इज मोर डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए शिप ट्रैवल इन ए सी, अगर कोई शिप है वो समुद्र में ट्रैवल कर रहा है सी में, विच ऑफ द एफर्ट इज़ मोर डेंजरस, तो कौन सा एफर्ट होगा वो मोर डेंजरस होगा। ठीक है, दो होते हैं आपके, एक तो होता है पिचिंग होता है, एक रोलिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई आपका शिप है, ठीक है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ये कोई शिप है, ठीक है, ये कोई शिप बना हुआ है, तो ये वाटर में ऐसे करके वाटर में फ्लो कर रहा है, वाटर में फ्लो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर पोजीशन होगी वो भाई होगी रोलिंग। ठीक है, तो पिचिंग क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिचिंग आपकी इस तरीके से, जैसे मान लो ये है, अब इस ऐसे करके और ऐसे करके आपका ये इस तरीके से मूव कर रहा है जहाज़, ठीक है, इस तरीके से कर रहा है, तो आपकी ये होगी पिचिंग। ठीक है, आगे की ट्रांसफर्स अगर ये इस डायरेक्शन में कर रहा है ऐसे, जैसे मान लो ये जहाज़ है आपका इस तरीके से, और ये ऐसे करके इस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा है ऐसे करके, तो ये क्या होगी आपकी पिचिंग। रोलिंग में क्या होगा भाई, रोलिंग में ये जहाज़ है, ठीक है, ये बना हुआ है, तो ये जहाज़ को मैं बता रहा हूँ ऐसे करके रोल करेगा इधर उधर, बीच में से इधर उधर रोल करेगा, तो ये होगा आपका रोलिंग। तो रोलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है रोलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ए वन रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर व्हील एग्जिस्ट नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसमिट गियर जो होते हैं वो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो तो एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे कह रहा है कि वन रोटेटिंग शाफ्ट, कोई एक शाफ्ट है, टू अनदर कोई दूसरे अनदर शाफ्ट के लिए, हुज एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ना तो पैरेलल होनी चाहिए उसकी एक्सिस और ना तो इंटरसेक्टिंग करनी चाहिए। तो ऐसे कौन से गियर होते हैं भाई, वो होंगे आपके स्पाइरल गियर। ठीक है, स्पाइरल गियर होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27, कैम साइज डिपेंड्स अपॉन, तो कैम का साइज जो होता है वो बेस सर्कल पे डिपेंड करता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज बाई, तो इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल जो होती है उसकी इफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज
एग्जस्ट प्रेशर, ठीक है, एग्जस्ट प्रेशर होता है उसको डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी इफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आंसर जो दे रखे हैं वो आपके एज़ पर UPSC जेई के अनुसार दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए रैंकाइन साइकिल जो होता है उसमें क्या होते हैं, 2 तो आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक को हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं, और 2 होते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन देखिए, द स्टीम टेम्परेचर विच इंक्रीज द लोड केस ऑफ बॉयलर फिटेड विद रेडिएशन सुपर हीटर। तो ये कह रहा है कि रेडिएशन सुपर हीटर है, उसमें अगर बॉयलर में लोड बढ़ाने पे बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हाई इलास्टिक मॉडुलस मटेरियल एरियाज फ्रॉम। तो हाई इलास्टिक मॉडुलस में क्या होगा, ये हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड। तो हाई इलास्टिक मॉडुलस जो होगा, पदार्थ को उच्च प्रत्यास्थता मापांक का गुण जो मिलता है वो हाई स्ट्रेंथ बॉन्डिंग से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वॉन मिस एंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं, बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आप बोल देना कमेंट बॉक्स में ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, बाद बाकी सर्च करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 32 देखिए, डायमेंशन फार्मूला यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा वही, वो होगी L-1T2, ठीक है, ये होगा यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस भाई क्या कैसे निकालेंगे, यंग मॉडुलस देखिए CS स्ट्रेस होता है, ठीक है, P प्रोपोर्शनल किससे, यंग मॉडुलस से E होता है। जब P अगर इजकल टू करोगे इसको तो E इंटू हो जाता है E, तो E है ना वो यंग मॉडुलस है। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 यंग, यहाँ पे देखिए द यंग मॉडुलस E, द शियर स्ट्रेस मॉडुलस G, पॉइजन रेशियो म्यू फॉर ए मटेरियल रिलेटेड द एक्सपांशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले बताने हैं आपको, जी ई और म्यू में रिलेशन। तो यहाँ पे जी ई म्यू में रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। बाद बाकी और भी रिलेशन बनते हैं, कौन सा बनता है, ई बराबर 3K 1-2 म्यू होता है। एक और रिलेशन होता है, वो कौन सा होता है, ई इज इक्वल टू 9kg/3K प्लस जी, ठीक है। तो जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको सी और एन से ही, ये जी है ना, उसको सी से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड एंड फ्रैक्चर विल बी कन्फर्म टू। तो यहाँ पे कह रहा है मृदु इस्पात है, माइल्ड तनन भार लगाने पर इसमें उत्पन्न फ्रैक्चर की आकृति होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको बना के, ये इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। कोई एक पाइप है, उसको मैंने अगर यहाँ से लोड लगाया, यहाँ से लोड लगाया, खींचा, तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी यहाँ पे 45 का एंगल हो जाएगा, ये याद रखना। तो ये जो कप एंड कॉन की स्थिति बनेगी, कप एंड कॉन, ठीक है, शेप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज होगा, वो होगा dQ/T, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो 36 क्वेश्चन देखिए, 36 में द बेसिस ऑफ मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, समटाइम द पंप वर्क वेपर प्रेशर पावर साइकिल नेग्लिजिबल बिकॉज। क्या कह रहा है ये, समटाइम पंप वर्क होता है इन वेपर पावर साइकिल में नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लेक्टेड हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, द पंप वर्क इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द हीट एडिशन, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, द मैक्सिमम द वर्क आउटपुट एंड टर्बाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्क फ्लूइड शुड बी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टर्बाइन पर कार्य उत्पादन के अधिकतम करने के लिए लगाए गए द्रव का विशिष्ट आयतन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा एज लार्ज पॉसिबल, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 का, विच प्रोसेस द रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट। तो रैंकाइन साइकिल मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक की जगह पे 2 कांस्टेंट प्रेशर भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 40 ए वेट प्रेशर ऑफ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई। तो वेट प्रेशर होता है वो कंप्लीट स्पेसिफाइड किससे करते हैं भाई, प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका आ गया है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम डिफाइन है, तो मास ऑफ द वाटर वेपर इन, सॉरी ये नहीं है, इसका आंसर ये होगा सी, ठीक है। मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन, ये अपॉन का मार्क्स है, मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन, ठीक है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ओनली थ्रॉटलिंग कैलोमीटर यूज टू मेजरिंग। तो थ्रॉटलिंग कैलोमीटर जो होता है उसमें क्या मेजरमेंट करेंगे, वेरी हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन अप टू 0.98। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर इज। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर की क्या होती है भाई, कॉस थीटा प्लस 5 प्लस 1 अपन कॉस थीटा माइनस 5 प्लस 1 होता है, क्या होता है, तो लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस 5, ये क्वेश्चन में बंद हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा -5 प्लस 1, ठीक है। ये याद रखना, इस तरीके का होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, द पर्पस ऑफ सुपर हीटेड इन बॉयलर इज। तो सुपर हीटर का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर। तो बिना प्रेशर बढ़ाए बढ़ाए जाए, मतलब बिना प्रेशर बढ़ाए उसके जो टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर हीटर का कार्य होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम हैपन्स विद द हीट सप्लाइड एट। तो इसका आंसर होगा भाई कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये सब यूपी प्लस जेई का आंसर है, वो उससे मैं करा रहा हूँ। बाद बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, थ्रॉटलिंग इज प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपका ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हाई प्रेशर की गैस है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की गैस है, तो यहाँ पे छोटा सा आपका बारीक छेद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी तो इसको हम थ्रॉटलिंग कहेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी। बाद बाकी देखिए तो इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मतलब हीट ज़्यादा जनरेशन होगी यहाँ पे। बाद बाकी एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स अपॉन, तो एंट्रोपी चेंज होता है वो हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है, ठीक है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इजकल टू होता है DQ अपॉन DT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इन एनी क्लोज सिस्टम द एक्सपांशन ऑफ गैस गिवन मैक्सिमम वर्क ओनली व्हेन प्रोसेस गोज अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा क्लोज सिस्टम के लिए। और बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल में भाई क्या क्या प्रोसेस होते हैं, 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एंड 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल को हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच गिव द सेम सेम फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू मैट पेंडुलम इज। तो यहाँ पे जो आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, ये होगा बी आंसर, ठीक है। के स्क्वायर जी प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। तो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख रखा है ये वाला, कंपेयर टू पेंडुलम 1/2 पाई अपॉन अंडर जी के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे टॉर्जनल पेंडुलम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये G/2 पाई के अंडर में G/L, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 देखिए, टू बीम हैव सेम विद बट विड्थ, मतलब उसकी जो मोटाई है वो यहाँ पे, बट फर्स्ट बीम हैज़ डबल द डेप्थ ऑफ सेक्शन बीम, द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट बीम कंपेयर टू सेकंड बीम इज विल बी। वगैरह समान चौड़ाई के दो धरनों की पहली धरन की मोटाई दुगनी है, दूसरी धरन की तुलना में पहली धरन की प्रत्यास्थ सामर्थ्य होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पूछिए कंपेयर टू स्ट्रेंथ, ठीक है।
इलास्टिक स्ट्रेंथ पूछी है, तो इसको थोड़ा समझ लो। देखो जैसे मान लो आपके पास दो बीम है, ठीक है, ये बीम है एक, और एक बीम ये दूसरा है, ये एक है। तो ये कह रहा है इसकी जो मोटाई है टी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2 टाइम्स, ठीक है, तो मैंने बना रखा है। बाद बाकी ये सिंपल है एक। तो वो पूछ रहा है कि पहली जो धरन है ना आपकी, पहला बीम है, फर्स्ट बीम है, उसकी कंपेयरिंग करिए दूसरे से, मतलब क्या होगी इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो देखिए पहली की जो इलास्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 4 टाइम्स होगी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये फॉर्मूले से निकलेगा क्वेश्चन। बाद बाकी 52 देखेंगे, व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड ऑन एनी शाफ्ट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज। तो यहाँ पे किसी शाफ्ट पर आघूर्ण लगाने पर कर्तन प्रतिबल का मान जो होता है वो मैक्सिमम एट सर्कम्फ्रेंस पे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ लो ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये सॉलिड शाफ्ट में बना दे रहा हूँ, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो 0 होगा, ठीक है, और सर्कम्फ्रेंस मतलब परिधि, इस पे होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। वही कह रहा है कि मैक्सिमम एट इज सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एट आइडियल गैस कंपेयर टू रियल गैस एट ए वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। तो क्या होगा, आइडियल के गैस के कंपैरिजन में रियल गैस की हाई हाई वेरी हाई प्रेशर पर लेस वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल गैस का इक्वेशन होता है पी वी इजकल टू एम आर टी। बाद बाकी देखिए ये आपका वांडर वाल समीकरण इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सब जानते हो, पी प्लस ए अपन वी स्क्वायर वी माइनस बी इजकल टू आर। तो ये वांडर वाल समीकरण है, गैस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट, देखो मैंने बताया था वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर होते हैं आपके पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है, पाथ फंक्शन, तो बी आंसर हो जाएगा। बाद बाकी एंट्रोपी है, वॉल्यूम है, मास है, ये सब आपके पॉइंट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है अंडर सर्टेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ एन इजकल टू 1 इज प्रोसेस। तो देखिए ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पी वी की पावर एन इजकल टू सी में जब एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो एन की वैल्यू जब वो 1 रख रहा है तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। तो एन की वैल्यू जब 1 रखेगा तो हाइपरबोलिक कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। तो ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, एन की वैल्यू एन है तो पॉलीट्रॉपिक होगा, एन की वैल्यू अगर गामा है तो यहाँ पे आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एन की वैल्यू इनफाइनाइट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ए सिंपल सपोर्टेड बीम इज इट्स एंड ऑफ लेंथ एल एंड कैरीज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू किलो पर यूनिट लेंथ, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ माइल्ड स्पन विल बी। तो यहाँ देखिए आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको सपोर्टिंग बना दे रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, एल लेंथ है इसकी। तो ये बैंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो बैंडिंग मोमेंट इसका क्या होता है भाई, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मोस्टली डायमंड रिवेटेड जॉइंट प्रिफर्ड इन जॉइंट। तो जो भी डायमंड रिवेटेड जॉइंट होती हैं वो आपकी बट जॉइंट के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, इस सिलेंड्रिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट इन नॉन एज। तो सिलेंड्रिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट इन नॉन मतलब जोड़ रहित बेलनाकार सेक्शन को कहा जाता है, क्या कहता है, लैप सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुप स्ट्रेस। तो ये क्या होगा भाई, ये आपके हो जाएंगे 1/2। इसको आप पी डी अपॉन 2T अपन पी डी अपॉन 4T से आप डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये वही पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और रूफ हुप स्ट्रेस का रेशियो निकालेंगे तो 1/2 बचेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्योंकि नहीं कर पाते लोग। एट प्रिंसिपल प्लेन कंबाइंड स्ट्रेस, तो प्रिंसिपल प्लेन कंबाइंड होंगे तब क्या होगा, द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड सी स्ट्रेस 0, ठीक है, याद रखना सी स्ट्रेस 0 होता है और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और मिनिमम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, यहाँ पे इफ ए कंपोजिट बार और कॉपर and aluminum is heated, the stress developed copper and
एलिमेंट विल बी। तो यहाँ पे देखिए आपको दो बार बना दे के रखी है, एक एक बार ये है, दूसरी बार ये है। ये आपकी ऊपर वाली है कॉपर की, सी फॉर कॉपर, और ये ए फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। ये ऐसे बना रखी है इन्होंने बार। तो इसको हम हीट कर रहे हैं, पूरे को क्यों हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे पूछेगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम में जो हीट क्या जनरेशन होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेस। तो देखिए कॉपर में जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टी फॉर टेंसाइल, और एल्यूमिनियम होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। चलिए ये कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अंडर द टेंसाइल ऑन माइल्ड स्टील द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कम्पेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस। तो देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कम होता है एज कम्पेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस से, तो लेस होगा, ठीक है, यहाँ पे लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64, मटेरियल एक्सपैंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इन डेवलप्ड। तो देखिए कोई भी मटेरियल है, कोई मटेरियल है फ्री रखा है, कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा, तो क्यों अगर हीट दोगे तो उसमें नो स्ट्रेस होगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो स्ट्रेस। 65 क्वेश्चन देखेंगे, द फ्रैक्चर इन ए कास्ट आयरन ऑकर ड्यू टू कंपेरिजन डायरेक्टली लोड ऑफ टेस्ट अलॉन्ग। तो यहाँ पे ऑब्लिक प्लेन हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा ऑब्लिक प्लेन। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, ए बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर इफ लोड एट एंड इज इंक्रीज्ड द फेलर विल बी ऑकर। यहाँ पे देखिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे लोड लग रहा है, कहाँ पे, ये लोड लग रहा है आपका एंड पे, ठीक है, लोड एंड पे लग रहा है, तो ये फेलर कहाँ से होगा, ये सब यहाँ से होगा फेलर, ठीक है, इस जगह से फेल हो जाएगा, तो वही कह रहा है एट द सपोर्ट। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट ए यील्ड पॉइंट देन वैल्यू ऑफ फटीग पॉइंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यील्ड पॉइंट लोअर होता है देन वैल्यू ऑफ फटीग पॉइंट के, तो लोअर हो जाएगा। 68 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, द डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm द प्लेट ऑफ थिकनेस t mm इज। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm और प्लेट थिकनेस t mm टेकन एज, तो यहाँ पे ये 1.41 अंडर रूट टी, इसका आंसर हो जाएगा। एक अनविन फार्मूला होता है, वो क्या होता है, d इजकल टू 6 रूट टी। तो पहला आपको क्वेश्चन दे रखा था वो इसी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन थिक स्फेरिकल सेल आर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है थिक स्फेरिकल के लिए, तो क्यूबिक इन नेचर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70, डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इट्स एबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन होता है, डैम्पिंग कैपेसिटी क्या होगा, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, द प्लेन ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेस विद रेफरेंस प्रिंसिपल प्लेन आर लोकेटेड एट। तो ये होते हैं आपके 45 डिग्री पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इस सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस भाई क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस एम अपॉन बाई, ये हो जाएगा एम अपॉन आई अपॉन बाई। तो सेक्शन मॉडुलस वैसे क्या होता है, जेड इजकल टू आई अपॉन बाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाई स्टीम फाइबर। तो ये हो जाएगा। और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू होती है वो आपकी शाफ्ट के केस में पाई डी क्यू अपॉन 32 होती है, ठीक है। तो ये आंसर उसका हो जाएगा। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेस बाय ए लोड इन हैविंग हैव्ड देन द यंग मॉडुलस विल बी। तो कह रहा है कि खिंचाव के कारण, तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यदि खिंचाव के कारण किसी तार की त्रिज्या घटकर आधी रह जाती है तो उसका यंग मॉडुलस होगा वो आपका अनफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74, टफनेस, ओके, क्वालिटी ऑफ मटेरियल विद स्टैंड अंडर इम्पैक्ट लोड। तो अंडर इम्पैक्ट लोड आ रहा है तो यहाँ पे टफनेस ही होगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, फॉर द सेम मटेरियल लेंथ ऑफ टॉर्क ऑफ ए हॉलो शाफ्ट विद वेट एज सॉलिड शाफ्ट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समान धातु के बने किसी ठोस शाफ्ट की तुलना में उसी लंबाई तथा आघूर्ण वाले खोखले शाफ्ट का जो वजन होगा वो लेस होगा। तो वजन तो लेस होएगा ही भाई, एक तरफ खोखली शाफ्ट है, एक तरफ सॉलिड शाफ्ट है आपकी, ये सॉलिड है। तो वेट की बात कर रहे हैं तो वेट तो इसमें ज़्यादा होएगा ही, इसमें कम होगा, ठीक है, तो होगा यहाँ पे लेस। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सेंटर ऑफ द मोहर साइकिल ऑफ टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस सिस्टम लाइज। तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, द रेडियस ऑफ द मोहर साइकिल गिव एज ए वैल्यू ऑफ। तो मोहर साइकिल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोम से, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, द सिंपली सपोर्टेड बीम में लेंथ 3, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम रखा है, लेंथ देखिए 3, कैरीज कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 12 किलोमीटर एंड डिस्टेंस 1 मीटर, और लेफ्ट सपोर्ट, मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट विल बी। तो मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट आपको निकालना है, तो भाई निकाल सकते हो आप, यहाँ पे ये आपको सॉल्यूशन करके दे रखा है, तो इसका हो जाएगा आंसर 8, ठीक है, दे रखा है, आपको जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्ट भी में आपको बना दे रखा है, ये पॉइंट लोड आपको 12 दे रखा है, डिस्टेंस 3 दे रखा है, तो आप निकालोगे यहाँ से RA RB, ठीक है, तो RB इंटू 3 हो जाएगा, -12 इंटू 1 हो जाएगा, इसकल टू 0 करोगे तो RB अपना 4 और RA RB प्लस इसकल टू कितना हो जाएगा 12 मैंने से 4, तो रिएक्शन RA निकल जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट वेयर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, उसका आंसर हो जाएगा शियर फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 79 का वो बी होगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट चेंज इन साइन और 0 होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, द शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन इज। तो मैंने आपको बताया था शियर फोर्स सेंटर पे जो होगा वो 0 हो जाएंगे, और शियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है पेरिफेरी, मतलब उसकी पर्दी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, फॉर बाई एक्सियल स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर प्लेन इंक्लाइंड एट ए फॉलोइंग एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82, द गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन बॉल एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इज। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। तो गवर्नर के केस में मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ रोटेशन, देखो यहाँ पे गवर्नर है आपका, इस तरीके का होता है गवर्नर, या फिर फ्लाईव्हील होती है ये। तो गवर्नर की स्पीड जब, ये रेडियस है, आपको बना दे रहा हूँ सही तरीके से, ये आपके फ्लाईव्हील लगे हुए हैं, अगर स्टेबल अगर आपका गवर्नर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ रोटेशन बॉल डिक्रीज होगी। अगर ये रेडियस ऑफ रोटेशन मतलब ये बॉल है ना, ये इधर की साइड में अगर जाएंगी तो रेडियस कम होगी, तो स्पीड जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी। अगर रेडियस आपकी मान लो रेडियस आपकी कम हो रही है और स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो अनस्टेबल की कंडीशन है, तो वो सही कह रहा है। और यहीं पे अगर रेडियस आपकी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ जाए एन, ठीक है, दोनों हो जाए तो स्टेबल की कंडीशन हो जाएगी ये। तो यहाँ पे वो सही कह रहा है कि गवर्नर अगर अनस्टेबल है तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ बॉल डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द कैम फॉलोवर शुड मूव विद। तो कैम फॉलोवर जो होता है वो शुड मूव क्या होगा, इसका हो जाएगा साइक्लोडियल मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए लो स्पीड। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, साइक्लोडियल मोशन के लिए हाई स्पीड इंजन के लिए यूज़ करते हैं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए लो स्पीड इंजन के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, स्टैंड इन ए डायग्राम डायरेक्शन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नॉन एज।
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो भाई स्ट्रेन देख लीजिए, मान लो ये आपकी वो है बार है कोई, मैंने इसमें लोड लगाया, तो लोड लगाएंगे तो ये थोड़ा खींचेगा, ठीक है, ये थोड़ा खींचेगा इस तरीके से लंबाई में। तो चेंज इन लेंथ, मतलब मान लो इसकी लेंथ पहले एल थी, तो डेल्टा एल ये बढ़ के चेंज हो गई, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगी। तो यहीं पे मान लो ये जो लेंथ है ना वो कम होगी कि नहीं, इसकी जो डायमीटर है जो डी है वो कम हो जाएगा। पहले मान लो इतना चौड़ा था, अगर इसको हम खींचेंगे तो ये इतना पतला होता जाएगा, ठीक है, लंबाई बढ़ जाएगी। तो यहीं पे जो निकलता है फॉर्मूला वो डेल्टा डी अपॉन इस तरीके से निकलता है, डेल्टा डी अपॉन डी या डेल्टा बी अपॉन बी, ये होते हैं आपके लैटरल स्ट्रेन के फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85, एक कंटिन्यूस बीम वन विच हैज़, तो मोर देन टू सपोर्ट, ठीक है। कंटिन्यूस बीम में क्या होते हैं, बहुत दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। क्वेश्चन ईजी था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स अपॉन, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन मॉडुलस होता है, जेड इजकल टू आई अपॉन बाई, ठीक है, ये सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 87, इज स्फेरिकल वेसल ऑफ ए इनसाइड डायमीटर 2 m made of material having an allow stress and tension 500 kg centimeter square, the thickness of the cell to with स्टैंड ए प्रेशर 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का शुड भी। तो देखिए एक गोली पात्र का आंतरिक व्यास आपको इंटरनल डायमीटर दे रखा है, वो 2 मीटर है, धातु का बना हुआ है, जिसका अनुमेय तनाव प्रतिबल है स्ट्रेस दे रखा है 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 20 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर उसका प्रेशर के लिए खोल की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका मोटाई आपको ज्ञात करनी है, तो पी डी अपॉन 2T, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके रख दिया है, देखो ये सॉल्व करा है मैंने यहाँ पे। तो डायमीटर आपको दे रखा है 2, टी आपको फाइंड करना है, प्रेशर दे रखा है इतना। तो आपको क्या करना है, 25 किलोग्राम सेंटीमीटर के लिए खोल के मोटा है, तो यहाँ पे देखो ये इतना इतना सॉल्व कर रखा है मैंने, 25 इक्वल टू पी डी अपॉन 2T। तो यहाँ पी डी अपॉन 2T का मान रख देना, आपको टी यहाँ से 20 निकल जाएगा, ठीक है, 2.5। तो यहाँ इसका जो आंसर दे रखा है वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस आपको बता रखा है जेड इक्वल टू आई अपॉन बाई होता है, तो ये होगा आई अपॉन बाई। बाद में सेक्शन मॉडुलस देखिए, सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के लिए तो मैंने बताया था सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के होता है पाई डी क्यू अपॉन 32, ये होता है सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस का जैसे जेड इक्वल टू आई अपॉन बाई करते हैं, तो आई होता है कितना, पाई डी 4 अपॉन 64 होता है, बाई बाई इक्वल टू होता है डी/2, ठीक है, डी/2 रखेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल जाएगा पाई डी को अपॉन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन नॉर्मल लोडिंग कंडीशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर ऑकर, तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जो होते हैं वो ओवर हैंगिंग बीम में होते हैं, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम आपके इस तरीके से होते हैं। मान लो ये बीम है, ठीक है, यहीं पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, एक सपोर्ट, बाद बाकी ये सब मान लो ये लग रहा, तो ये इतना इतना पार्ट ओवर हैंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर यूडीएल फॉर द नेचर ऑफ कर्व शियर फोर्स डायग्राम विल बी, तो शियर फोर्स यूडीएल के लिए, जैसे मान लो आपको ये है तो यूडीएल ये रखा है, तो इसके लिए जो शियर फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोर साइकिल इज, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोर साइकिल के लिए इक्वल ऑफ रेडियस मोर साइकिल, ये आंसर इसका हो जाएगा, मोर साइकिल से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आगे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, देखिए सी डी इक्वल टू सी सी इंटू सी वी होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है 0. लगभग 995 होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइन, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो सी अंडर रूट में x²/4/h होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिटोट ट्यूब, तो पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए होता है, ये बहुत बार आप कर चुके हैं। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ परफेक्ट फ्रेम हैविंग जे एंड जॉइंट इक्वल टू,
तो L बराबर 2p-4, और ये टॉम के केस में 2g-3, ये एक फार्मूला और होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो पीरियोडिक टाइम डिपेंड्स अपॉन किस में होगा, ये होगा लेंथ पेंडुलम। तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई, टी पी इजगल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो यहाँ पे एल पे डिपेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट द प्रिंसिपल प्लेन मोर सर्कल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं, तो इसका आंसर होगा शियर स्ट्रेस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, आईसी इंजन से है। द रेशियो ब्रेक हॉर्स पावर एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो इसको भाई क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं, BHP अपॉन IHP, ब्रेकिंग हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टीम नोजल कन्वर्ट। तो स्टीम नोजल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी, स्टीम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है ये स्टीम नोजल। 101 क्वेश्चन हम देखेंगे। 101, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर MKS सिस्टम इज टेकन। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर लेंगे वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 102, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है क्या, गेज प्रेशर प्लस क्या होगा, एटमॉस प्रेशर, एटमॉस प्रेशर, प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, पीजोमीटर ट्यूब। तो पीजोमीटर जो होता है वो मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 105, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई टू। बर्नौली इक्वेशन देखो, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस ट्यूब, पिटोर ट्यूब, तीनों के लिए तो ऑल ऑफ एबव यूज़ करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो इसका आंसर होगा भाई 3 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज गिवन बाय। तो परमिसिबल बेल्ट होता है, इसका होगा आंसर देखो जैसे TG/3W। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप से दे रखा है, इसका एक्चुअल जो आंसर होता है V/T/3M होता है। T होती है टेंशन इन द बेल्ट, M होता है मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन इनवॉल्यूट गियर द नॉर्मल टू द इनवॉल्यूट टेंजिशल ऑफ द। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका बेस सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, इफ द स्टिफनेस ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज द हार्डनेस गवर्नर विल बी बिकम। तो यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग अगर इंक्रीज है तो हार्डनेस गवर्नर होगा वो होगा आपका मोर सेंसिटिव, ठीक है, मोर सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 110, इफ गियर ऑफ पिनियन बोथ मेड ऑफ द सेम मटेरियल द लोड ट्रांसमिट बाय द कैपेसिटी ऑफ डिसाइड बाई। तो एनी वन ऑफ 2, ठीक है, इस पे दोनों पर एक दोबारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द एयर ऑफ फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाई। तो एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो कंट्रोल किससे होता है, कार्बोरेटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 112 देखेंगे। इंडिकेटेड पावर फॉर स्ट्रोक इंजन इज एक्सप्रेस। तो इंडिकेटेड पावर जो होती है वो PLAN/2 होती है। पावर डेवलप्ड बाय द इंजन, जो पावर इंजन के द्वारा डेवलप की जाती है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फंक्शन ऑफ फ्यूल पंप पेट्रोल इंजन इज। तो पेट्रोल इंजन का फंक्शन क्या होता है, पंप फ्यूल रीच इन द कार्बोरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ईंधन को कार्बोरेटर तक पहुँचाने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्यूल पंप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एक्सेसरीज। तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, बॉयलर एक्सेसरीज भाई इसमें से कौन सी होगी, सुपर हीटर, बाद बाकी सेफ्टी बाल्व, प्रेशर गेज और वाटर हीटर, ये आपकी क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये आपकी होती है बॉयलर माउंटिंग, ठीक है। बाद बाकी सुपर हीटर है, फीड पंप है, इकोनोमाइजर है, ये एक्सेसरीज में आती हैं। क्वेश्चन नंबर और एक्सेसरी होती हैं बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। थ्राउ ए कैम इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम। तो कैम होता है भाई
वो आपके बेस सर्कल पर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116, यहाँ पे रो ब्रेक डायनोमीटर यूज। तो रो ब्रेक डायनोमीटर होता है वो, उसमें क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा नो लुब्रिकेंट। नो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड इंजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन में क्या आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, इन बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशन इज। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में इनिशियल टेंशन जो होती है वो होती है T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा भाई वो डी हो जाएगा ये। बाद बाकी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है वो T1 प्लस T2, ये बेल्ट ड्राइव के फॉर्मूला है, ठीक है, 2TC अपॉन 2 ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 119, द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120, द रिलेशन बिटवीन टू द CP एंड CV। तो CP एंड CV का रिलेशन बहुत बार बता चुका हूँ। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है और CP अपॉन CV इक्वल टू गामा होता है। CP इज ग्रेटर देन CV होता है, ठीक है। ये तीन फार्मूले बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर्ड एट। तो कार्नोट साइकिल होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करता है। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। कार्नोट साइकिल जो होते हैं वो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसोट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी होगी वो होगी 3600 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग द प्रोसेस। तो सुपर चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सुपर चार्जिंग बड़ी बड़ी जो रेस कार होती हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। तो सुपर चार्जिंग होती है इंजेक्टिंग एक्सेस ऑफ फ्यूल राइजिंग द मोर लोड, ठीक है। तो यहाँ पे इफिशियंसी उनकी बढ़ जाती है और बहुत तेज़ी से कार चलती हैं। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद बाकी देखिए मैं आपको बता दूं आगे, ये जो वीडियो है टॉप 150 का वो आपको देख लेना है। बहुत ही हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा ये क्वेश्चन। तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाद बाकी आपको और क्या करना है, देखिए IOCL का नेक्स्ट एग्जाम आपको आने वाला है पानीपत का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। पंप है, टरबाइन है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें डिफाइन कर रखी हैं अच्छे से। और देखिए PDF पाने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और इसके अलावा देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट भी कराता हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट देखिए, टेस्ट आपको देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 टेस्ट आपको करा चुका हूँ। टेस्ट आप देख लीजिएगा, उसके बाद मुझे बताना। टेस्ट अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसको इस तरीके के टेस्ट मैं और भी तैयार करता रहूँगा। बाद बाकी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। लाइक करोगे, लाइक कम से कम भाई होना चाहिए। ये टेस्ट था, इसको मैंने ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करा है, ठीक है। ये सिर्फ जितने भी आंसर किए उसको मैंने, तो 500 अगर लाइक्स कर दोगे आप, ठीक है, तो इसकी जो PDF है मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। देखना है, लाइक करना है आपको, प्रोवाइड बस सीधे मिल जाएगी आपको PDF। आप देख लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको मैं अलग से करा दूँगा, ठीक है। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद।